Okay, class. Welcome back for your audit. ऑनलाइन क्लास ऑडिबल विजिबल रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दी ना? हाँ हाँ, नहीं पहले ही पहन कर आई थी एक दो बार। तुम्हें भी मिल जाएगी, तुम भी बन जाओ सीए बनने की चमक धमक। सीए बनने की चमक धमक। ओके क्लास, लेट्स स्टार्ट विद द ऐसे जो हम कल की क्लास में पढ़ रहे थे। कल की क्लास में कौन सा ऐसे पढ़ रहे थे? रिलेटेड पार्टी 550। रिलेटेड पार्टी के अंदर अगर एफआरएफ ने रिलेटेड पार्टी की डेफिनेशन दे रखी है तब तो वही फॉलो होगी। अगर डेफिनेशन नहीं दे रखी तो रिलेटेड पार्टी की 3 डेफिनेशंस गिवन थी। पहला कौन सा गिवन था? अगर हमारी रिपोर्टिंग एंटिटी किसी दूसरी एंटिटी के अंदर होल्ड कर रही थी कंट्रोल और इन्फ्लुएंस डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। दूसरा पॉइंट था अगर अदर एंटिटी रिपोर्टिंग एंटिटी के अंदर कंट्रोल और इन्फ्लुएंस कर रही थी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। कंट्रोल इन्फ्लुएंस के लिए कितना परसेंटेज शेयर ज़रूरी था? 26% मिनिमम ज़रूरी होता है। फिर तीसरा पॉइंट था रिपोर्टिंग एंटिटी और अदर एंटिटी अगर अंदर कॉमन कंट्रोल थी बाय ओनरशिप। सेकेंड पॉइंट क्लोज रिलेट आपके फैमिली रिलेबल्स। और आपका लास्ट पॉइंट क्या था इसमें कि मैनेजमेंट सेम था। फिर हमने देखा था अगर कंपनीज जो हैं वो सेम गवर्नमेंट के अंडर आती हैं तो वो रिलेटेड पार्टी नहीं है अनटिल और अनलेस उनके बीच में कोई ट्रांजैक्शन ऐसी ना हो। फिर हम लोगों ने अगला पॉइंट देखा था अगर रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में है जैसे अनरिलेटेड पार्टी के साथ थी, मतलब आपका आर्म लेंथ प्राइस पर है तो फ्रॉड के चांसेस कम हैं। उसके बाद हम लोगों ने एक पॉइंट देखा था कि आपका जो ऑडिटर है वो चाहकर भी सारी रिलेटेड पार्टी का डिस्क्लोजर नहीं करवा सकता है क्योंकि शायद मैनेजमेंट को ही ना पता हो या मैनेजमेंट तुम्हें इंफॉर्मेशन देना। ये आपकी ऐसे 200 के हिसाब से इनहेरेंट लिमिटेशन लग रही थी। ऑडिटर को रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस को क्यों चेक करना था? क्योंकि मैनेजमेंट के ऊपर लग रहा था AS 18 रिलेटेड पार्टी डिस्क्लोजर, जिसने कहा था नोट्स टू अकाउंट्स में आपको 3 चीज़ों को डिस्क्लोज करना कंपलसरी था। पहला रिलेटेड पार्टी रिलेशनशिप, दूसरा तीसरा अमाउंट या बैलेंस इफ एनी। क्लियर था? फिर हम लोगों ने देखा था कि आपका जो ऑडिटर है वो कैसे आइडेंटिफाई करेगा रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस को। अब देखो एक बात सुनो, बहुत सिंपल सी बात है। ऑडिटर कैसे आइडेंटिफाई करेगा रिलेटेड पार्टी? हमने ऊपर एक बात कही थी अगर एफआरएफ में रिलेटेड पार्टी डिस्क्लोजर बोला है तब तो मैनेजमेंट लगाएगी, नहीं बोला तो मैनेजमेंट। लेकिन ऑडिटर को तो हर केस में चेक करना है क्योंकि आपके ऊपर क्या एप्लीकेबल है? एस से 550। AS तो मैनेजमेंट पर एप्लीकेबल था, है ना? तो यहाँ पर आइडेंटिफाई करते वक्त भी 2 केसेस बनेंगे। पहला केस बनेगा कि आपके ऊपर रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन जो है वो मैनेजमेंट के ऊपर उसका डिस्क्लोजर एप्लीकेबल है, और दूसरा केस बनेगा जब डिस्क्लोजर एप्लीकेबल। अब देखो अगर मैनेजमेंट के ऊपर रिलेटेड पार्टी का डिस्क्लोजर एप्लीकेबल है, आइडेंटिफाई कैसे करेगा? आइडेंटिफाई करने के लिए हमारे पास बात को 2 केसेस में तोड़ा गया है। पहला जहाँ पर एफआरएफ विद रिस्पेक्ट टू रिलेटेड पार्टी डिस्क्लोजर या फिर रिक्वायरमेंट एप्लीकेबल है।
और जहाँ पर FRF नॉट एप्लीकेबल। अब एक बात बताओ, अगर FRF एप्लीकेबल है मतलब मैनेजमेंट को रिलेटेड पार्टी पता है। क्यों पता है? क्योंकि मैनेजमेंट ने अपने इंफॉर्मेशन सिस्टम मतलब कंप्यूटर या टेली के अंदर रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड किया है। मैनेजमेंट ने रिलेटेड पार्टी को आइडेंटिफाई किया था, उसे असेस किया था और उसे रिकॉर्ड किया है। क्यों किया है? क्योंकि मैनेजमेंट पर FRF एप्लीकेबल। तो जब मैनेजमेंट ने टैली में एंट्रियां डाली है तो मैनेजमेंट के पास लिस्ट भी तो होगी। किसकी? तो मैं मैनेजमेंट से लिस्ट ले लूँगी। WR, मुझे रिलेटेड पार्टी का WR लिख कर दो। और 210 में मैनेजमेंट ने मुझे कहा था वो मुझे एडिशनल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड अगर मैं कोई इन्फॉर्मेशन मांगूंगी तो। अब मैनेजमेंट के पास लिस्ट है। अगर आपने पिछले साल भी ऑडिट करी थी तो लिस्ट तो आपके पास भी होगी। रिकरिंग ऑडिट का अगर केस है तो पिछले साल की लिस्ट तो आपको सिर्फ और सिर्फ ये देखने हैं कि कहीं कोई एडिशन तो और आप मैनेजमेंट से सिर्फ क्या मांग सकते हो। तो सबसे सिंपल तरीका रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन के बारे में जानने का यही है। और तरीके हैं कि आप कंपनी के मिनट्स देख सकते हो। मिनट्स क्या होते थे? बोर्ड मीटिंग के जो मीटिंग कॉन्ट्रैक्ट्स और एग्रीमेंट्स वगैरह आप देख सकते हो। लेकिन इन्होंने जो मेन तरीका बोला है वो यही बोला है कि क्योंकि मैनेजमेंट ने इंफॉर्मेशन सिस्टम में रिकॉर्डिंग करी है तो मैनेजमेंट मस्ट बी हैविंग द लिस्ट ऑफ रिलेटेड पार्टीज। तो आप मैनेजमेंट से वो लिस्ट प्लस अगर आपने भी पिछले साल ऑडिट करी है तो लिस्ट तो आपके पास भी, तो आपको सिर्फ और सिर्फ एडिशंस को ही चेक करना है। क्या बोला है? 2 केस हैं जहां पर एप्लीकेबल FRF स्टैब्लिश करता है रिलेटेड पार्टी, और दूसरा केस इसके अंदर हमें नीचे दे रखा है अगले पेज पे जहां पर एप्लीकेबल FRF डज नॉट स्टैब्लिश रिलेटेड पार्टी। तो हमने बात को 2 चीज़ों में तोड़ दिया। पहली चीज़ में तोड़ा जहां पर रिलेटेड पार्टी डिस्क्लोजर की ज़रूरत है, और दूसरी बात में तोड़ा जहां रिलेटेड पार्टी डिस्क्लोजर की ज़रूरत नहीं है। पहला पॉइंट जहां पे रिलेटेड पार्टी डिस्क्लोजर की ज़रूरत है तो वहां पे इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग आइडेंटिटी ऑफ रिलेटेड पार्टी लाइकली टू बी रेडिली अवेलेबल किसके पास अवेलेबल होगी? क्यों? क्योंकि मैनेजमेंट ने अपनी एंटिटी के इंफॉर्मेशन सिस्टम में रिकॉर्ड और प्रोसेस और समराइज किया है रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस को और उनके अकाउंटिंग बैलेंसेस और क्योंकि ये तो AS 18 ने उनको बोला था। तो अगर आपके ऊपर FRF एप्लीकेबल है तो मैनेजमेंट इज लाइकली टू हैव, लाइकली मतलब मोस्ट पॉजिटिव चांसेस हैं। हम बोले रिजल्ट इज लाइकली टू बी डिक्लेयर्ड कि रिजल्ट इस टाइम पे आने वाला है। वैसे ही मैनेजमेंट के पास में पक्का रिलेटेड पार्टी की लिस्ट होगी। क्यों? क्योंकि मैनेजमेंट को रिकॉर्डिंग करनी थी। क्लियर है पहली बात? दूसरी बात, मैनेजमेंट इज लाइकली टू हैव कॉम्प्रिहेंसिव लिस्ट। कॉम्प्रिहेंसिव मतलब होता है डिटेल्ड। क्या होता है कॉम्प्रिहेंसिव मतलब? किसकी डिटेल लिस्ट है? और अगर कोई चेंजेस आए हैं पिछले साल से, और अगर आप रिकरिंग एंगेजमेंट कर रहे हो तो लिस्ट तो आपको सिर्फ कंपेयर करने हैं उसको, और ये देखना है कहीं कोई नई पार्टी तो ऐड। इतना सही काम है। मैनेजमेंट के पास लिस्ट है क्योंकि मैनेजमेंट ने रिकॉर्डिंग करी। दूसरे पॉइंट, मैनेजमेंट के पास डिटेल लिस्ट है। आपको सिर्फ अगर रिकरिंग ऑडिट है तो लिस्ट तो आपके पास भी है, आपको सिर्फ कंपैरिजन करना है कि कोई एडिशन तो नहीं हुआ। अब दूसरी बात आती है, अगर मैनेजमेंट जो है वहाँ पर FRF ने रिक्वायरमेंट स्टैब्लिश, अब बताओ क्या मैनेजमेंट अवेयर होगी रिलेटेड पार्टी के? ऐसे केस में ये पॉसिबल है कि मैनेजमेंट अवेयरनेस है ही नहीं रिलेटेड पार्टी के बारे में, क्योंकि जिसके ऊपर जो जिम्मेदारी है ही नहीं वो फालतू का काम क्यों करेगा। जब उसको FRF ने बोला ही नहीं रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस को अलग से रिकॉर्ड करने के लिए तो वो अलग से रिकॉर्ड, तो उनको पता भी फिर भी, नेवरदिलेस का मतलब होता है फिर भी, ऑडिटर को तो चेक करना क्योंकि उसके ऊपर क्या लग गया, फिर भी। नेवरदिलेस मतलब फिर भी। रिक्वायरमेंट टू मेक इंक्वायरीज जो ऊपर लिखी हुई है
स्टिल अप्लाई होती है, क्योंकि मैनेजमेंट को वैसे तो पता है, क्योंकि एसए ने भी तो हमको बोला है। ऐसे केस में ऑडिटर खुद से इंक्वायरी करेगा रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस की। अब देखो ऐसे 315 में मैंने नॉलेज गेन की थी क्लाइंट के बिजनेस की। वहाँ पे सेकंड पॉइंट में देखा था हमने कि आपको नेचर देखना था कंपनी का, एंटिटी का, जहाँ हमने एंटिटी के ऑपरेशन को समझा था। ऑपरेशन से रिलेटेड पार्टी नहीं पता चलेगा, पर ओनरशिप से पता चलेगा, टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट से पता चलेगा। सेकंड पॉइंट यही थी। और एंटिटी कैसे स्ट्रक्चर, और अगर किसी के पास इक्विटी है और बहुत ज़्यादा है तो कंट्रोल उसका आ गया। आपकी इन्वेस्टमेंट कहाँ कहाँ है, सब्सिडरी और होल्डिंग, जॉइंट वेंचर्स और एसोसिएट्स। कंपनी का ओनरशिप किसके पास है, कॉमन ओनरशिप, कहीं रिलायंस की ही तो नहीं, अदानी की ही तो नहीं। समझ में आ गई बात। ये 3 पॉइंट्स कहाँ पढ़े थे, ऐसे 315 में जब सेकेंड चैप्टर में नॉलेज गेन की थी ना, तो वहाँ पे हमने 5 बातों की नॉलेज गेन की थी। पहला पॉइंट, आपकी रिलेवेंट इंडस्ट्री कौन सी थी, आपके ऊपर रेगुलेटर कौन सा लग रहा था, क्योंकि रेगुलेटर से एफआरएफ पता चल रहा था। सेकेंड पॉइंट, आपको ट्रांजैक्शंस को चेक करने के लिए, उनके बैलेंसेस को चेक करने के लिए, उनके डिस्क्लोजर्स को चेक करने के लिए बिजनेस का नेचर पता होना। उसमें आपको 4 बातें पता होनी चाहिए थी। पहला था नेचर ऑपरेशंस, दूसरा था ओनरशिप, तीसरा वो कैसे फाइनेंस्ड है, चौथा उसकी ओनरशिप मतलब कैसे वो बेसिकली आपके इन्वेस्टमेंट्स कहाँ कहाँ हैं। फिर एक पॉइंट था बिजनेस के अंदर अकाउंटिंग पॉलिसी कौन सी यूज़ हो रही है और वो कंसिस्टेंटली अप्लाई हो रही है या। फिर एक पॉइंट था उसके अंदर कि स्ट्रेटजीज ढंग से परफॉर्म है, कोई बिजनेस में रिस्क तो नहीं, और लास्ट पॉइंट फाइनेंशियल परफॉर्मेंस के बारे में देखना था। ये चैप्टर 2 में एसए 315 के अकॉर्डिंग जब आपने रिस्क को आइडेंटिफाई किया था, असेस किया था ना रिस्क को, थ्रू ऑब्टेनिंग अंडरस्टैंडिंग ऑफ एंटिटी एंड इट्स एनवायरनमेंट, एसए 315 में नॉलेज ऑफ क्लाइंट बिजनेस हमने गेन करी थी। तो वहाँ वो 5 पॉइंट में से 3 सेकेंड पॉइंट के 3 पॉइंट्स हमने यहाँ पर लिखे हैं, जिससे मुझे ये पता चलेगा कंपनी में पैसा कहाँ से, और उसी के बेसिस पर मुझे पता चल सकता है। कॉमन कंट्रोल के केसेस देखूंगी और इससे मुझे पता चल जाएगा कि मैनेजमेंट की रिलेटेड पार्टी कौन सी है। यहाँ पर हमें किससे बातें नहीं पूछनी, मैनेजमेंट, क्योंकि मैनेजमेंट तो खुद ही अवेयर, क्योंकि उसके ऊपर एफआरएफ एप्लीकेबल 2 केसेस, अगर एप्लीकेबल एफआरएफ है और एप्लीकेबल एफआरएफ, अगर एफआरएफ एप्लीकेबल है तो मैनेजमेंट के पास लिस्ट है, क्योंकि मैनेजमेंट को क्या करना था, डिस्क्लोजर देना था अपने सिस्टम के अंदर एज पर एएस 18। सेकेंड, आपकी रिकरिंग ऑडिट है तो आपके पास लिस्ट है, आपको सिर्फ कंपैरिजन करना है। अगर एफआरएफ एप्लीकेबल तो मैनेजमेंट में नॉट बी अवेयर, फिर भी आपको तो चेक करना, तो आप इसके लिए इंक्वायरी करोगे। इंक्वायरी में ऐसे 315 में नॉलेज ऑब्टेन करी थी, उसमें से 3 बातों को देखोगे, और लास्ट में केस ऑफ कॉमन कंट्रोल रिलेशनशिप भी देखोगे। बात समझ में आई। तो ऑडिटर ने किस तरीके से आइडेंटिफाई किया, हमने बोला 2 केस थे। पहले केस के अंदर मैनेजमेंट जो था वो लाइकली टू बी अवेयर था रिलेटेड पार्टी के लेकर। क्यों? क्योंकि मैनेजमेंट नीड टू रिकॉर्ड, उसको रिकॉर्ड करना था किस चीज़ को, रिलेटेड पार्टीज को, एज पर एएस 18। ये तो पहला पॉइंट लिखा था। फिर दूसरा पॉइंट ये लिखा था, लेकिन अगर आपकी रिकरिंग ऑडिट है तो फिर आपको क्या करना है, कंपेयर करना है लिस्ट, प्रीवियस ईयर की लिस्ट को विद करंट ईयर की लिस्ट। अगर एप्लीकेबल एफआरएफ नहीं है तो मैनेजमेंट में नॉट अवेयर
तो ऐसे केस में ऑडिटर कौन सा प्रोसीजर लगाएगा? इंक्वायरी का। इंक्वायरी लगाकर उसे 3 बातों का देखना है। पहली बात ओनरशिप, दूसरी बात इन्वेस्टमेंट और तीसरी बात फाइनेंस कैसे हुआ है। और तीसरे पॉइंट में बोला है कॉमन ओनरशिप का पता लगाएगा। क्लियर? इसके साथ ऐसे हुआ समाप्त। अब देखो हम लोगों का ऐसे के नीचे दे रखा है क्वेश्चन, उस क्वेश्चन को और उसके आंसर को रीड करो। क्या क्या लिखा हुआ है? अच्छा बुक दिखाऊं? ये सबने लिख लिया जो लिख रहे थे? आंसर पढ़ने के लिए बोला है। इनकम टैक्स रिटर्न में ना हम लोग रिलेटेड पार्टी डिस्क्लोजर देते हैं। LIC क्या है सर? हमने अगर किसी की मेंबर्स की LIC ले रखी है, पॉलिसी वगैरह जो मैनेजमेंट अपनी पॉकेट से पे कर रही है, तो दे आर योर की मेंबर्स। तो उनके की मेंबर्स के साथ में कोई आपको अगर बिल वगैरह जो उनकी पॉलिसी के नाम है और उन्हीं के नाम से कोई कॉन्ट्रैक्ट्स वगैरह दिख रहे हैं तो उनको क्रॉस चेक करो रिलेशनशिप के लिए। कुछ पॉइंट्स लिखने का तरीका अलग है, रिपीटेड टाइप्स में है। सेकेंड और 12th कोई फ़र्क नहीं है, वो भी रेगुलेटर है। सेकेंड और 12th में मतलब यहाँ पे स्पेसिफिकली प्रोस्पेक्टस वगैरह की बात कर रहे हैं, और वहाँ पे जो थे बेसिकली आपकी एनुअल रिटर्न्स हो गए जो ROC के पास आप भेजते हो, उन सब की बात कर रहे हैं। जैसे कि ना मैनेजमेंट बोर्ड मीटिंग के अंदर किसी भी कॉन्ट्रैक्ट को लेकर बात कर रहा है
और उस टाइम पे किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में अगर 2 या 3 लोगों का कॉन्फ्लिक्ट रेज हो रहा है प्राइजेस को लेके या किसी भी चीज़ को लेके, तो ऐसा हो सकता है कि वहाँ रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन थी, इसी वजह से कॉन्फ्लिक्ट आया है, वरना मैनेजमेंट हमेशा एक ही चीज़ को लेकर फेवर में होता है। हो गया। अब देखो अगला टॉपिक है हमारे पास में, और वो टॉपिक है कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रू एंड। हम लोगों ने क्लास 1 में जो हमारा पहला लेक्चर हुआ था उस लेक्चर में एक बात बोली थी कि अगर आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट ट्रू एंड फेयर व्यू प्रोवाइड करवा रहे हैं तो आप लोग अनमॉडिफाई ओपिनियन देते हो एज पर एसए 705 में मॉडिफाई ओपिनियन दे रहे थे और 700 में। अब ये बेसिकली ट्रू एंड फेयर होता क्या है? हमने कहा था फाइनेंशियल स्टेटमेंट में सब कुछ बिल्कुल, मतलब एसेट्स ना तो अंडर वैल्यू ना तो ओवर वैल्यू, लायबिलिटीज ना तो अंडर वैल्यू ना तो ओवर वैल्यू, कैपिटल एक्सपेंस सही जगह पे क्लासिफाई है, रेवेन्यू एक्सपेंस सही जगह पे क्लासिफाई, जो डिस्क्लोजर बोले गए थे वो सब कुछ डिस्क्लोज किया गया है, जिसका जो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट था उसका वो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट किया गया है। इसका मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं? ट्रू एंड फेयर व्यू रिप्रेजेंट कर रहे हैं। व्हाट कॉन्स्टिट्यूट अ ट्रू एंड फेयर व्यू? ट्रू एंड फेयर व्यू क्या है ये डिपेंड करता है ऑडिटर के जजमेंट पे, और अगर ज़्यादा स्पेसिफिकली बात करना चाहते हो तो ट्रू एंड फेयर का मतलब है एसेट्स ना तो और ना तो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स के अकॉर्डिंग है। कोई भी एसेट ऑमिट, अगर किसी भी एसेट पे चार्ज क्रिएट है मतलब तो उसको डिस्क्लोजर में शो करोगे। अगला देखो एसेट्स के 3 पॉइंट। अब लायबिलिटी ना तो कोई, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट में सारी बातें डिस्क्लोज करी, अकाउंटिंग पॉलिसी कंसिस्टेंटली फॉलो। अगर कोई एक्सेप्शनल आइटम है जैसे कि रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस, तो ऐसी चीज़ों को आपने सेपरेटली डिस्क्लोज किया है। ट्रू एंड फेयर का मतलब, और 5 नंबर में या 4 नंबर में पूछ लेते हैं कि एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रू एंड फेयर, पूछ ले, यही पूछ ले कंपलसरी क्वेश्चन में, है ना। कुछ खास नहीं है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जो काम सही है सिर्फ वही होना चाहिए। एसेट्स कुछ नहीं ऑमिट होना, लायबिलिटीज़ कोई ऑमिट नहीं होने, लायबिलिटीज़ पे कोई चार्ज है तो वो लिखाना ज़रूरी है। देखो लायबिलिटीज़ पे तो चार्ज क्रिएट होगा नहीं, चार्ज किस पे क्रिएट होगा? एसेट्स पे। एसेट्स का चार्ज दिखाना है। लायबिलिटी और एसेट ऑमिट नहीं होने चाहिए, उनको ना अंडर वैल्यू करना है ना ओवर वैल्यू करना है, जो अकाउंटिंग प्रिंसिपल है उसी के अकॉर्डिंग शो करना है। ठीक है, क्या तुमने कहीं पर भी ये देखा है कि लायबिलिटीज़ का ये ट्रीटमेंट होता है कि लायबिलिटीज़ को इस अमाउंट पर शो करते हैं? हमने हमेशा यही देखा है कि एसेट्स को इस अमाउंट पर शो करते हैं। एसेट्स में क्लोजिंग आपके स्टॉक को ऐसे ट्रीट करोगे, डेप्रिसिएशन को माइनस करोगे ही करोगे। कभी भी लायबिलिटीज़ को कैसे ट्रीट करते हैं उसको लेकर कोई अकाउंटिंग पॉलिसी, लायबिलिटी पे कोई चार्ज क्रिएट, तो यहाँ से हमें गलत होने के चांसेस कम हो गए, क्योंकि हमें पता है कि एसेट्स को ही अंडर वैल्यू ओवर वैल्यू होगा, एसेट्स को ही हमें चार्ज देखना है। लायबिलिटी और एसेट दोनों के ऑमिट होने की बात बोली गई है।
क्योंकि आप लायबिलिटी भी ऑमिट कर सकते हो और क्लियर कॉन्सेप्ट। P&L और बैलेंस शीट सारी बातों को सही तरीके से डिस्क्लोज करेंगे। अकाउंटिंग पॉलिसी कंसिस्टेंटली फॉलो, और अगर कोई भी एक्सेप्शनल आइटम है तो एक्सेप्शनल आइटम ठीक तरीके से रिकॉर्ड करना ज़रूरी है। क्लियर है बात? पक्का? क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन देखो और इसको सॉल्व करने की कोशिश करो या मुझे बताओ। हेलो हेलो, एवरी अमाउंट मेंशन्ड अबव वाज मटेरियल इन नेचर। तो बताओ क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट ट्रू एंड फेयर बता रहे हैं? प्रोविजन क्या बोलोगे? सबसे पहले बोलोगे ट्रू एंड फेयर ऐसे 700 बताता है। ऐसे 700 के अकॉर्डिंग ट्रू एंड फेयर का मतलब होता है ये सारी बातें होना ज़रूरी है। फिर तुम्हारे केस में क्या बोला गया है? ये बातें मिसिंग है। एज अ रिजल्ट हम ये बात कमेंट करते हैं कि एंटिटी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट ट्रू एंड फेयर चीज़ें रिकॉर्ड नहीं कर रहे। यही बोलोगे ना? आंसर लिखवाने की ज़रूरत तो नहीं है? पक्का? अब बचे हैं 10 मिनट की क्लास और नया ऐसे शुरू करने का फ़ायदा भी नहीं है। ब्रेक नहीं, क्लास ओवर। ओके क्लास, हमारे पास इस चैप्टर में 4 स्टैंडर्ड्स बचे हैं। होपफुली 4-5 लेक्चर्स में वी विल बी डन विद दिस चैप्टर। ठीक है, नेक्स्ट में चैप्टर 5 शुरू करेंगे। तो फिर क्लास ओवर करते हैं। ऑनलाइन क्लास, एनी डाउट्स? ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी का पॉइंट ऐसे 550 में बताना है। ये चैप्टर खत्म होने में 4 से 5 दिन अभी लगेंगे। ये चैप्टर सबसे बड़ा चैप्टर है तुम्हारे ऑडिट का। 30-35 पेज के चैप्टर्स हैं बस। देखो ऐसे कोमल 550 में ऑडिटर की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैनेजमेंट ने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी किस चीज़ से रिलेटेड? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर रिलेटेड पार्टी डिस्क्लोजर देने की रिस्पॉन्सिबिलिटी, इसको पूरा किया है या नहीं, इस चीज़ को इवैल्यूएट करना या चेक करना ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और इसी रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा करते हुए ऑडिटर ने ये सारा काम परफॉर्म किया है। $700? 701 है, 2 नहीं है। की ऑडिट मेटर्स पेपर में अभी तक नाम नहीं आया अपने सिलेबस में।